क्या भारत विरोधी बालिन शाह के पीएम बनने पर सुधरेंगे रिश्ते? नेपाल के लिए आखिरकार इंडिया इतना क्यों जरूरी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रैपर से राजनेता बने बालिन यानी कि बालिंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की राह में हैं। उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने 129 में से 100 सीटें जीतकर पुरानी पार्टियों को करारी शिकस्त दी है। हिप हॉप कलाकार बालिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए नेपाल के युवाओं के दिल में बस और जुबान पर चढ़ गए हैं। उनके गीतों में भ्रष्टाचार विरोध की गूंज थी। 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। जाहिर तौर पर यह छोटा चुनाव था, लेकिन इस जीत को पारंपरिक राजनीति के खिलाफ व्यवस्था विरोध के वोट के तौर पर दर्ज किया गया है। 2025 में नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी युवाओं की जेनजी आंदोलन ने नेपाल की अगुवाई के लिए उनका रास्ता साफ कर दिया। कम वक्त में वे परिपक्व राजनेता बन चुके थे। आगे की उनकी चालें सधी हुई थी। अंतरिम सरकार की अगुवाई की जगह उन्होंने चुनाव के इंतजार का फैसला किया। अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ मैदान में उतरे। सिर्फ उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे नेपाल में चली बालिन वेव में विरोधी दिग्गज नेताओं के तंबू उखड़ गए। बालिन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बड़ी जीत की ओर है। नेपाल के चुनाव और वहां की नई सरकार को लेकर भारत में स्वाभाविक उत्सुकता है। बालिन की भारत नेपाल रिश्तों को लेकर अब तक की कैसी सोच रही है, चलिए अब आपको उस पर बताते हैं। कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री हासिल करने वाले नेपाल पहुंचे बालिन ने नेपाल के युवाओं के बीच रैपर के तौर पर गीतों के जरिए अपनी जगह बनाई। उन्होंने काठमांडू का 2022 में मेयर बनने के लिए किसी परंपरागत राजनीतिक दल से जुड़ने की जगह निर्दलीय उम्मीदवारी का फैसला लिया। यह पद इतना बड़ा नहीं था कि वह किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान का जरिया बन जाए, लेकिन एक रैपर के रूप में प्राप्त लोकप्रियता और भ्रष्टाचार विरोधी गीतों भाषणों के जरिए जल्द ही वे नेपाल में व्यवस्था विरोधी की मुखर युवा आवाज बन गए। बालिन की कामयाबी में नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता भी मददगार बनी। 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार हासिल हुआ, लेकिन चुनाव में कोई पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर सकी। गठबंधन सरकारों के दौर में 17 साल के भीतर 14 सरकारें बनी। ये सरकारें देश को स्थिरता नहीं दे सकी। जल्दी जल्दी सरकारों के बनने गिरने के बीच स्थितियां और बिगड़ती गईं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बेकाबू हो गए। नेपाल समस्याओं के भंवर जाल में फंसता गया और इसकी परिणति 2025 के जेनजी आंदोलन की व्यापक हिंसा के रूप में हुई, जिसने नेपाल में बहुत कुछ तहस नहस कर दिया। ओली सरकार की बर्खास्तगी के बाद वजूद में आई सुशीला कार्की की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने वादे के अनुसार तय समय में चुनाव कराए। नतीजों का संदेश है कि आंदोलन के समय नेपाल की पुरानी पार्टियों और नेताओं के प्रति जनता का जो गुस्सा था वह बरकरार है। पूरी संभावना है कि नेपाल की नई सरकार की अगुवाई बालिन शाह के हाथों में रहेगी। बदलाव की लहर पर सवार बालिन शाह से वोटर बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। अंतिम सरकार के नेतृत्व को बालिन ने चुनाव में हिस्सा लेने के नाम पर ठुकरा दिया था। आखिर क्यों? आंदोलनों के जरिए सरकार पलटना आंदोलनकारियों की जीत होती है, लेकिन वह जीत अपने साथ चुनौतियां भी लाती हैं। अपदस्थ सरकार की नाकामियों को कामयाबी में बदलने की चुनौती नई सरकार के सामने होती है। उन सपनों को सच में बदलने की जिम्मेदारी होती है जिन्हें दिखा लोगों को सड़कों पर उतारा जाता है। तुरंत सत्ता में आने पर आंदोलन के दरमियान ध्वस्त व्यवस्था को पटरी पर लाना ज्यादा मुश्किल होता है। अंतरिम सरकार के समय बीता वक्त बालिन के लिए सेफ्टी वॉल्व सरीखा है, लेकिन आगे के वक्त की चुनौतियां भी बहुत कठिन है। बालिन नेपाल में जो कुछ कर सकेंगे उसमें उन्हें भारत के सहयोग की भी जरूरत रहेगी। सवाल है कि भारत के प्रति उनका क्या रुख होगा। अपने छोटे लेकिन सरगर्म सियासी सफर में बालिन अब तक भारत के विषय में क्या सोचते और बोलते रहे हैं, वो भी समझिए। बालिन कई मौके पर कहते रहे हैं कि नेपाल को बड़ी शक्तियों के प्रभाव से स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए। राजनीतिक मंचों पर भारत की प्रायः उन्हें आलोचना की। 2025 में एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने भारत, चीन और अमेरिका सहित बड़ी शक्तियों पर नाराजगी जताई थी। उनके समर्थकों ने नेपाल के विस्तारित नक्शे, जिसमें भारतीय क्षेत्र भी दिखाई जाते हैं, को बढ़ावा दिया। मेयर के तौर पर अपने कार्यालय में भी इसे टांगा गया। 1806 की सुगौली संधि के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में भी वे शामिल हैं। भारत नेपाल के रोटी बेटी के संबंध हैं। वहां सर्वाधिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। दोनों देशों की साझा धार्मिक सांस्कृतिक एकता का सदियों पुराना इतिहास है। यह साझा पहचान बालिन को नहीं भाती। बॉलीवुड की एक फिल्म आदि पुरुष के एक संवाद में माता सीता को भारत की बेटी बताया जाना बालिन को अखर गया और उन्हें नेपाल में भारत की फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक की मांग भी कर डाली थी। असलियत में भारत नेपाल संबंधों में भारत की कथित बिग ब्रदर भूमिका नेपाल में बहस का एक मुद्दा रहती है। भारत विरोधी भावनाओं को नेपाल में हवा देने वाली ताकतें इस धारणा को फैलाती रही हैं कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।
बालिन शाह व्यवस्था विरोध के साथ ही अपनी राष्ट्रवादी छवि चमकाने के लिए भारत विरोधी भावनाओं को उकसाते रहे हैं। पिछले कुछ समय से नेपाल की कम्युनिस्ट सरकारें चीन को तरजीह देती रही हैं। बालिन का क्या रुख रहेगा? क्या बालिन शाह भारत विरोधी हैं? इस मसले पर कोई राय कायम करना जल्दबाजी होगी। नेपाल की घरेलू राजनीति में भारत विरोधी बयान देकर वहां के अनेक नेता लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं। भारत और चीन के बीच संतुलन की नीति भी नेपाल अपनाता रहा है। सत्ता में आ रही वहां की नई पीढ़ी की प्राथमिकताओं में अब तक भ्रष्टाचार, विरोध, रोजगार के अवसर और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। उनके एजेंडे में अभी तक विदेश नीति पीछे थी। वहीं नेपाल के विकास के लिए भारत का सहयोग क्या जरूरी है? जी हां, नेपाल की नई सरकार का भारत को लेकर क्या रुख रहेगा, इसे समझने के लिए याद रखना होगा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार, रोजगार के मसलों में भारत को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वहां की कोई भी स्थिर सरकार भारत में टकराव नहीं चाहेगी। मुमकिन है कि बालिन अपनी राष्ट्रवादी छवि के लिए सार्वजनिक रूप से सख्त बयान, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भारत के साथ व्यापार प्रोत्साहन की कोशिशें तेज करें। चीन भारत के बीच संतुलन साधने की नीति पर भी वे चल सकते हैं। राजशाही के खात्मे के बाद से नेपाल लगातार अस्थिरता के दौर से गुजरता है। पहले जेनजी आंदोलन और फिर चुनाव के जरिए वहां की जनता ने पुराने नेताओं और दलों को खारिज किया। वोटरों ने इस उम्मीद के साथ नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका दिया है कि एक स्थिर और गतिशील सरकार के जरिए नेपाल को शांति, सद्भाव के माहौल में विकास के रास्ते पर लाया जाएगा। यकीनन भारत इसमें काफी मददगार हो सकता है। बालिन इस जमीनी सच्चाई से अनजान नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।